हम रेल परिवहन के महत्व पर प्रकाश डाल रहे थे। तो बच्चों, कच्चे माल को उत्पादन केंद्रों तक तथा निर्मित माल को उत्पादन केंद्रों से विपणन यानी बाजार, जहाँ बेचने की व्यवस्था की जाती है उसे विपणन केंद्र कहते हैं। तो विपणन केंद्रों तक ले जाने का काम रेलवे द्वारा ही प्रमुख रूप से किया जाता है। रेलवे ने उद्योगों के विकेंद्रीकरण में प्रमुख भूमिका का निर्वाह किया है। अर्थात पहले क्या होता था बच्चों कि हमने पिछले चैप्टरों के अंतर्गत पढ़ा है कि भारी उद्योग उसी स्थान पर स्थापित होते थे हैं भी जहाँ पर कच्चे माल आसानी से उपलब्ध हो जाते थे, किंतु रेलवे ने इस केंद्रीकृत व्यवस्था को समाप्त तो नहीं किया है, लेकिन कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है। रेलवे द्वारा भारी यानी वजनी वस्तुएं, खनिज पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंचाए जाते हैं, जिससे कि भारी उद्योगों का जो केंद्रीकरण था अब विकेंद्रीकरण हो गया है, यानी भारत के विभिन्न भागों में भारी उद्योग धंधे भी स्थापित हो रहे हैं और उसमें योगदान रेलवे का है, क्योंकि कच्चे माल को रेल आसानी से स्रोतों से उत्पादन केंद्रों तक पहुंचा देती है। और रेलों ने निर्यात को बढ़ावा दिया है। तैयार माल को बड़ी मात्रा में रेल सस्ती दरों पर बंदरगाह तक पहुंचाती है और कृषि उपजों के विकास में रेलों का उल्लेखनीय योगदान है। अब आप सोचेंगे कि रेलवे कृषि के उत्पादन में कैसे महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। तो बच्चों, रेलों ने अतिरिक्त उत्पादन को सुदूर क्षेत्रों में पहुंचाने का कार्य किया है, यानी किसानों को उनको जो लागत लगाते हैं, परिश्रम करते हैं, उनको लाभ नहीं मिल पाता था। अब उत्पादन जो हो रहा है, अतिरिक्त उत्पादन होता है जिसको हम बेचना चाहते हैं, वो दूर दूर तक जिस क्षेत्रों में वो चीज़ें नहीं होती है, वहाँ पर क्या होता है, उनकी कीमत अधिक होती है। तो रेलवे द्वारा उत्पादन को सुदूर क्षेत्रों में पहुँचाने का कार्य किया जाता है, जिससे किसानों को उचित मूल्य प्राप्त होती है। कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए आवश्यक उर्वरक, उत्तम बीज, आवश्यक यंत्र आदि रेल के द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं। वस्तुओं के उत्पादन व वितरण को सुगम बनाकर रेलवे ने व्यापार को महत्वपूर्ण रूप से प्रोत्साहित किया है। अकाल और बाढ़ या किसी भी आपदा के समय राहत सामग्री को तत्काल रेलों द्वारा ही पहुंचाया जा सकता है। किंतु जैसा कि अभी हमने बताया था कि भारतीय रेलवे के समक्ष बहुत सारी चुनौतियां भी हैं, जैसे यात्रियों का बिना टिकट यात्रा करना, रेल संपत्ति को हानि पहुंचाना, चोरी करना आदि, और बिना वजह जंजीर खींचना। ये सब जो समस्याएं हैं, इनको दूर करके हम भारतीय रेल सेवा को चुस्त दुरुस्त करने में योगदान दे सकते हैं। अब हम परिवहन के अगले साधन पर प्रकाश डालने जा रहे हैं बच्चों, पाइपलाइन। पाइप यानी पाइप आप सभी ने देखा है। तो पाइपलाइन द्वारा कौन कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती हैं, क्या क्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। जिस प्रकार से आपने ट्यूबवेल देखा है, पंपिंग सेट देखा है, समरसेबल आपके घर पे लगा होगा, आपने देखा होगा। उसमें क्या होता है, पाइप ज़मीन के अंदर डाला जाता है, बोरिंग की जाती है और पाइप एक में एक वो जोड़ करके ज्वाइन करके अंदर डाला जाता है और इसके बाद उसी पाइप के द्वारा मोटर लगा करके फिर पानी को बाहर निकाला जाता है। तो ये क्या है, पाइपलाइन व्यवस्था है। तो पाइपलाइन का प्रयोग कच्चा तेल और पेट्रोल उत्पाद तथा
तेल से प्राप्त प्राकृतिक गैस एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाते हैं। और किस प्रकार भेजे जाते हैं? जिस प्रकार से ट्यूबवेल से जल निकालने के लिए पाइपलाइनों का प्रयोग किया जाता है, उसी तरह से क्या करते हैं? पाइपलाइन का प्रयोग कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद तथा तेल से प्राप्त प्राकृतिक गैस, क्षेत्र से उपलब्ध गैस, शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों, बड़े ताप विद्युत गृहों तक पहुंचाने में किया जाता है। क्या किया जाता है? फिर से एक बार सुन लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा अलग हटके है सड़क परिवहन, रेल परिवहन की अपेक्षा। भारत के परिवहन मानचित्र पर पाइपलाइन एक नया परिवहन, इसलिए इसको लाइन बाय लाइन पढ़ना आवश्यक है बच्चों, क्योंकि यह नया उपयोग है। पहले पाइपलाइन का उपयोग शहरों और उद्योगों में पानी पहुंचाने हेतु किया जाता था। अब तो जैसा कि हमने बताया कि लगभग हर घर में पाइपलाइन का प्रयोग किया जा रहा है, जल एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए। तो आज इसका प्रयोग कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद तथा तेल से प्राप्त प्राकृतिक गैस, जो गैस हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और गैस से उपलब्ध गैस शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों व बड़े ताप विद्युत गृहों, जहाँ से बिजली उत्पन्न होती है, तक पहुँचाने में किया जाता है। ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर पाइपलाइनों द्वारा ले जाया जाता है। तो जो ठोस होते हैं पदार्थ, उनको गला करके पाइपलाइन द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। और सुदूर आंतरिक भागों में स्थित शोधनशालाएँ जैसे बरौनी बिहार में पड़ता है, मथुरा उत्तर प्रदेश, पानीपत हरियाणा तथा गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना पाइपलाइनों के जाल के कारण ही संभव हो पाई है। तो पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक है, क्योंकि यह अंडरग्राउंड बिछाया जाता है। अगर बाहर रहेगा तो क्या होगा? इस पर भारी वाहन गुजरेगा तो पाइप टूट सकती है। अगर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जा रही है और क्रैक हो जाएगी, तो आप कल्पना कर सकते हैं बच्चों कि कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो इसलिए ये पाइपलाइन सेवाएं जो होती हैं अंडरग्राउंड होती हैं, तो काफ़ी लागत आती है इसे बनाने में, पाइपलाइनों का जाल बिछाने में। पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक है, लेकिन इसको चलाने की लागत न्यूनतम है। वाहनांतर, देरी तथा हानियाँ इसमें लगभग नहीं के बराबर हैं। मतलब बनाने में देर लगता है, लेकिन हानि बहुत कम होती है। ये चित्र में दिखाया गया है पाइपलाइन व्यवस्था। तीन पाइपलाइन एक साथ कार्य करते हुए। देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल हैं। कौन कौन से हैं? ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों से गुवाहाटी, बरौनी और इलाहाबाद, तब बिहार और इलाहाबाद के रास्ते कानपुर उत्तर प्रदेश तक। तब बरौनी यानी बिहार से शुरू होकर के इलाहाबाद होते हुए कानपुर तक पाइपलाइन बिछाई गई है। इसकी एक शाखा बरौनी से राजबंद होकर हल्दिया तक यानी पश्चिम बंगाल तक, दूसरी राजबंद से मौरीग्राम तक तथा गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक है, मतलब आसाम तक ये व्यवस्था पाइपलाइन व्यवस्था है। फिर है अगला, गुजरात में सलाया से बीरमगांव और मथुरा, दिल्ली व सोनीपत के रास्ते पंजाब में जालंधर तक। इसकी अन्य शाखा बड़ोदरा के निकट कोयली को चक्सू व अन्य स्थानों से जोड़ती है। और गैस पाइपलाइन गुजरात में हजीरा को उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से मिलाती है। यह मध्य प्रदेश के विजयपुर के रास्ते से होकर इसकी शाखाएं राजस्थान में कोटा तथा उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर, बबराला व अन्य स्थानों पर
जाती है। इसके बाद है जल परिवहन, जो परिवहन का दूसरा क्षेत्र है, दूसरा पार्ट है जल परिवहन। जल परिवहन भी दो भागों में विभक्त है, एक आंतरिक जल परिवहन, दूसरा बाह्य जल परिवहन। तो हम अब जल परिवहन के विषय में अध्ययन करेंगे। तो भारत के लोग प्राचीन काल से ही समुद्री यात्राएं करते रहे हैं। इसके नाविकों ने दूर तथा पास के क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति और व्यापार को फैलाया। जल परिवहन परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। यह भारी व स्थूलकाय वस्तुएं ढोने में अनुकूल है। यह परिवहन साधनों में ऊर्जा सक्षम तथा पर्यावरण के अनुकूल है, मतलब पर्यावरण को किसी भी प्रकार की हानि जल परिवहन के द्वारा नहीं होती है। जल परिवहन की विशेषता एक बार फिर हम बोल दे रहे हैं कि जल परिवहन परिवहन का सबसे सस्ता साधन है और यह भारी तथा स्थूल वस्तुओं के संचालन हेतु अनुकूल है और यह परिवहन साधनों में ऊर्जा सक्षम है तथा पर्यावरण के अनुकूल है, यानी पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता है। जल परिवहन के महत्व पर प्रकाश डाल रहे हैं। तो जल परिवहन का निम्नलिखित महत्व है। पहला है सस्ता साधन। जल परिवहन क्या है? एक सस्ता साधन है परिवहन का। जल परिवहन रेलवे सड़क परिवहन की अपेक्षाकृत एक सस्ता साधन है। यदि हम देखें तो परिवहन के अन्य साधनों जैसे रेल परिवहन और सड़क परिवहन के समान इसमें परिवहन मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता है। इससे रेलवे लाइन बिछानी पड़ती है, सड़क बनाना पड़ता है, उसमें काफ़ी लागत आती है। जबकि जल परिवहन में परिवहन मार्ग का निर्माण नहीं करना पड़ता है, इसलिए ये क्या है? सस्ता साधन है। दूसरा, शक्ति के प्रयोग में बचत। जल परिवहन के लिए सस्ती जल शक्ति अथवा भाप द्वारा चालित शक्ति की आवश्यकता होती है। पानी के बहाव की ओर जलायनों के संचालन में बहुत कम शक्ति प्रयोग में लाई जाती है, यानी कि इसमें न तो पेट्रोल की आवश्यकता होती है न डीजल की आवश्यकता होती है। ये सब जल परिवहन में शक्ति के साधनों की आवश्यकता न्यून है, इसलिए क्या है? यह शक्ति के प्रयोग में बचत करता है, शक्ति के साधनों के प्रयोग में। तीसरा, अधिक क्षमता। रेल या सड़क यातायात के साधनों की तुलना में जलयान की सामान लाने व ले जाने की क्षमता अधिक होती है। अगली विशेषता क्या है? कि भारी वस्तुओं के लिए उपयुक्त है। जल परिवहन, सड़क परिवहन और रेल परिवहन की अपेक्षा यह भारी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान लाने ले जाने के लिए उपयुक्त है। जैसे कोयला, पत्थर, लकड़ी, खनिज तेल, धातुएं, मशीन आदि के परिवहन के लिए जलयान उपयुक्त साधन है। अगला महत्व, दुर्गम क्षेत्रों के लिए एकमात्र साधन जल परिवहन ही है। किस प्रकार है? कि पृथ्वी पर उपस्थित ऐसे क्षेत्र हैं जो दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों एवं सघन वनों से घिरे हुए हैं। तो दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में या सघन वनों में सड़क या रेलवे मार्ग जो है वो खतरे से खाली नहीं है। तो यहाँ के लिए क्या उचित है बच्चों? जल परिवहन उचित होगा। और उन क्षेत्रों में नदियों की उपस्थिति के कारण परिवहन के समस्त कार्य जलयानों के माध्यम से संपन्न कराए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर
चोरी डकैती की समस्या कम होती है। नहीं तो जंगलों में क्या होता था कि सामान को लूट लिया जाता था। तो इसलिए जल परिवहन सुरक्षा की दृष्टि से सड़क और रेल परिवहन की अपेक्षा सुरक्षित हैं। और सुरक्षा की दृष्टि से जल परिवहन जो है इन दोनों से क्या है, उचित है और कम जोखिमपूर्ण साधन है। विदेशी व्यापार का सर्वोपरि साधन जल परिवहन है। जल परिवहन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। भारत का लगभग 95% विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग द्वारा होता है। इसका कारण क्या है बच्चों कि हमारे देश के 3 ओर जल ही जल है। एक ओर अरब सागर, पश्चिम में अरब सागर, तो दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है, तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। केवल उत्तर में स्थल मार्ग है। हिमालय पर्वत के दर्रे जो हैं वो विभिन्न देशों से उत्तर भारत के जो पड़ोसी देश हैं, उत्तर भारत से सटे हुए, उत्तर पूर्वी उत्तर पश्चिमी भारत से सटे हुए, उन्हीं को जोड़ने में सक्षम है। और अन्य देशों को जल मार्ग द्वारा ही सामान की सप्लाई की जाती है, यानी आयात निर्यात जल मार्ग के द्वारा ही किया जाता है। तो ये यानी कि विदेशी व्यापार का सर्वोपरि साधन क्या है, जल मार्ग है। जल परिवहन लगभग 95% विदेशी व्यापार में अपनी भूमिका अदा करता है। प्राकृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारत का तटीय विस्तार 7517 किलोमीटर लंबा समुद्र तट है भारत का। तो तटीय विस्तार जो है जल परिवहन के लिए उपयुक्त है। इसका समुद्र तटीय क्षेत्र विशाल होने के कारण यहाँ जल परिवहन की अपार संभावना है। और अगला महत्व क्या है कि कम पूंजी की आवश्यकता। सड़क, रेल तथा वायु परिवहन की तुलना में जल यातायात के साधनों में कम पूंजी की आवश्यकता होती है। इसलिए सड़क और रेल परिवहन की अपेक्षा जल परिवहन विशेष महत्व रखता है। अब है आंतरिक जल परिवहन। जैसा कि आप लोगों को अभी हमने बताया कि जल परिवहन भी 2 भागों में विभक्त है। बाह्य जल परिवहन यानी समुद्र द्वारा, और आंतरिक जल परिवहन यानी नौका संचालन जो नदियों द्वारा, आंतरिक नदियों द्वारा देश के अंदर ही किया जाता है। एक राज्य से दूसरे राज्य, एक स्थान जिले से दूसरे जिले के बीच में, उसे आंतरिक जल परिवहन कहते हैं। भारत में अंतः स्थलीय नौ संचालन जलमार्ग, नौ यानी नौका 14,500 किलोमीटर लंबा है। इसमें केवल 5,685 किलोमीटर मार्ग ही मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय किया जाता है। यह परिवहन नदियों, नहरों और झीलों के द्वारा होता है। तब आंतरिक परिवहन किसके द्वारा होता है बच्चों? नदियों, नहरों और झीलों के द्वारा। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित कर निम्न श्रेणियों में बांटा गया है। जलमार्ग संख्या 1, जिसमें हल्दिया से प्रयागराज यानी इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग 1620 किलोमीटर लंबा है। यह सबसे लंबा जलमार्ग है। कहाँ से कहाँ तक है बच्चों? हल्दिया से इलाहाबाद। हल्दिया कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है, और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो पश्चिम बंगाल से उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद तक जो जलमार्ग है ये सबसे लंबा है, 1620 किलोमीटर है। इसके बाद दूसरा जलमार्ग जो है वह है सादिया व धुबरी के मध्य 891 किलोमीटर लंबा, जो ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग है। और ये हल्दिया और ये जो है ये गंगा नदी जलमार्ग है। तीसरा है जलमार्ग जो केरल में पश्चिम तटीय नहर, जिसकी लंबाई 205 किलोमीटर तक है।
चौथा जलमार्ग है काकीनाडा और पुडुचेरी नहर स्ट्रेच के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी का विशेष विस्तार, जिसकी लंबाई 1078 किलोमीटर है। और पांचवा जलमार्ग है मातई नदी महानदी के डेल्टा चैनल, ब्रह्माणी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ ब्रह्माणी नदी का विशेष विस्तार, जिसकी लंबाई 588 किलोमीटर है। और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 जो है वह है बराक नदी के जलमार्ग को लखीपुर असम में है से भांगा कसीमागंज असम के बीच भाया सिलचर असम अगला राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में प्रस्तावित किया गया है। यह जलमार्ग 121 किलोमीटर लंबा है, यानी कि अभी यह शुरू नहीं किया गया है। तो ये विभिन्न जलमार्ग हैं जो भारत के, और इनके द्वारा जलमार्गों द्वारा भारी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर देश के अंदर और विदेश तक पहुंचाया जाता है, ले जाया जाता है। बच्चों, समुद्री परिवहन जो है, प्रमुख समुद्री पत्तन कौन कौन से हैं, अब हम उस पर प्रकाश डाल दे रहे हैं। समुद्री पत्तन पर तो भारतीय तटों पर स्थित प्रमुख पत्तनों द्वारा देश का 95% विदेशी व्यापार संचालित होता है। देश की मुख्य भूमि की 7,51,6.6 किलोमीटर लंबी तटरेखा पर 12 बड़े और 187 मध्यम और छोटे बंदरगाह स्थित हैं। तो भारत की तटरेखा कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा के साथ क्या है, 12 प्रमुख तथा 200 मध्यम और छोटे पत्तन हैं। पत्तन यानी बंदरगाह। ये प्रमुख पत्तन देश का 95% विदेशी व्यापार संचालित करते हैं। और स्वतंत्रता प्राप्ति के कक्ष में कांडला पत्तन पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया था। कांडला गुजरात में पड़ता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता के काल में भी कांडला बंदरगाह की प्रमुख भूमिका थी। ऐसा देश विभाजन से कराची पत्तन की कमी को पूरा करने तथा मुंबई से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए किया गया था, यानी कांडला पत्तन का विस्तार किया गया था। दूसरा पत्तन जो है वह है मुंबई। मुंबई जो है, मुंबई पत्तन देश का सबसे बृहत्तम पत्तन यानी व्यस्ततम पत्तन है यह। यहाँ से भारत का समुद्री व्यापार सबसे अधिक है। मुंबई पत्तन के अत्यधिक दबाव को कम करने के लिए इसके सामने एक और पत्तन विकसित किया गया है, जिसका नाम है न्यावा शेवा